मेरा देवर मेरी पागल बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे डर लगता था क्योंकि मेरी बेटी जवान हो गई थी। देवर रोज़ खिलौने लेकर कमरे में बंद हो जाता और उसके साथ घंटों खेलता रहता। एक दिन सफाई के दौरान मुझे देवर की चारपाई के नीचे इस्तेमाल शुदा टिश्यू मिले, तो मैं परेशान हो गई क्योंकि उनमें से अजीब तरह की बू आ रही थी, जैसे हम बिस्तर करके गंदा पानी साफ किया हो। सोचने वाली बात यह थी कि मेरे देवर की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, फिर ऐसा कैसे मुमकिन था। अगले दिन जब मैं कपड़े धोने में मसरूफ़ थी, तो मेरा शक यकीन में बदल गया जब मेरी पागल बेटी की शलवार पर सफ़ेद रंग के धब्बे थे और उनमें से भी इस तरह की बू आ रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरा देवर जैसे ही खिलौने लेकर मेरी बेटी को कमरे में बंद हुआ, तो मैंने खिड़की से देखा तो कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गई जब मेरी बेटी देवर की गोद में। मेरा नाम अनम है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे दूसरों के साथ नरमी और बर्दाश्त से पेश आने का दर्स दिया था। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, जो मेरे अंदर इतनी कड़वाहट बढ़ चुकी थी, दूसरों पर जुल्म करती चली गई और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी माँ बताया करती थी कि मेरे पैदा होने पर किसी को कोई खुशी नहीं थी। दादी की बहुत ख्वाहिश थी कि बेटा हो, इस घर को वारस मिले, पर मेरे पैदा होने पर सबके चेहरे उदास हो चुके थे। पर उसके साथ ही मेरी माँ की ज़िंदगी भी अजीरन हो चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ ने बेटी को जन्म दिया था। मेरी अम्मा रोती रहती, अल्लाह से दुआ करती कि वो उसे बस एक बेटा से नवाज दे ताकि उसकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। मुझे पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल शौक़ नहीं था। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक़ था और ये सब मैं अब्बा और दादी से छुप कर किया करती थी, और इसलिए मजबूरी में जैसे तैसे करके मैं पढ़ाई को जारी रखे हुए थी। मेरा एक भाई भी था जिसका होना या ना होना एक बराबर था। कज़न मैरिज होने की वजह से मेरा भाई नॉर्मल इंसान नहीं था, और यही दुख मेरे अब्बा को खाए जा रहा था। वो शायद दूसरी शादी भी कर लेते, पर एक एक्सीडेंट ने उनको हमेशा के लिए बिस्तर से लगा दिया और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी अम्मा के कंधों पर आ गई। वक्त गुजरता गया, पर अपनों के लहजे, उनकी कड़वी बातें सारी उम्र के लिए हमारे जहनों पर नक्श होकर रह जाती हैं। और इस पूरे घर में बस एक मेरी माँ थी जो मेरी सपोर्टर थी, जो मुझे हर किसी से बचाती थी। दादी कहती थी, मनहोस तुम क्यों पैदा हुई हो, अल्लाह ने शक्ल अच्छी क्या दे दी तुम्हें, तू ज़रा तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। मेरी कभी किसी से बन नहीं आई। ऐसा नहीं था कि मैं बुरी या कोई बदतमीज़ किस्म की लड़की थी, मुझसे बस अब अपनी अम्मा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी। अम्मा पता नहीं कैसे सब सुनकर चुप रहती थी। मैं कॉलेज में पहुंची तब भी अम्मा के मुंह पर एक चुप थी। वो कहती, ससुराल में रहना है तो एक लड़की को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, ससुराल में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं हैरान थी, मेरी माँ ने तो ससुराल में कई साल गुजार दिए, मैं बड़ी हो गई, पर अम्मा ना जाने क्यों किसी के दिल में भी अपने लिए जगह ना बना सकी थी, और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। एक लड़की की इज़्ज़त बहुत नाजुक होती है, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब कॉलेज में एक नई लड़की रक्षंदा आई थी। वो बहुत मॉडर्न थी, किसी ऊंचे ख़ानदान की लगती थी। उसने मेरी मुलाकात अपने कज़न अदनान से करवाई, जो किसी मैगज़ीन के लिए खूबसूरत लड़कियों का फ़ोटोशूट करता था। मेरा ख्वाब, मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। मैं तो जैसे ख्वाब में उड़ रही थी, और इस बात को राज ही रखा, और अम्मा से सहेली के घर का बहाना बनाकर मैं अदनान के ऑफिस गई ताकि अपना पोर्टफ्यूज को। मुझे पूरी उम्मीद थी, और अदनान ने यकीन दिलाया था कि मुझे किसी ड्रामे में चांस भी मिलेगा, पर लोग वाकई वैसे नहीं होते जैसे नज़र आते हैं। हर एक चेहरे पर कई नकाब होते हैं। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, यहाँ मेरी अम्मा की दुआएं थीं। मैं जैसे अदनान की बताई जगह पर पहुंची, तो अंदर उसके बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कह रहा था, उसने एक और चिड़िया अपने जाल में फंसाई है, जो कुछ देर में आने वाली है, और तुम देखना हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। दुबई की पार्टी है जिससे उस लड़की की बात की है, और तुम देखना अब की बार शेख को लाजमी वो लड़की पसंद आएगी। तुम्हारा भाई कभी खाने का सौदा नहीं करता। वो हंस रहा था। मेरे कदमों के नीचे से जैसे ज़मीन सिरक गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, और पता नहीं मैं कैसे इन्हीं कदमों में वापस भागी थी। मुझे बार बार अम्मा की बातें याद आ रही थी। वो कहती, जब एक औरत अपनी हदूद से बाहर निकलती है, वो तो वापस आ जाती है, पर उसकी इज्जत कभी वापस नहीं आती। और ज़िंदगी में कभी किसी पर इतना भरोसा मत करना कि सारी उम्र पछताओ। शाम डाल रही थी, सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मुकाम पर जा रहा था, और मेरा सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने सच्चे दिल से तौबा की थी और वादा किया था कि अपने अल्लाह जी से दोबारा भी इस मॉडर्न के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। कभी मैं ऐसी फील्ड में नहीं आऊँगी जिसको लोग बुरी नज़र से देखते हैं।
बस अब की बार मुझे बचा ले। जैसे तैसे भी घर पहुंची। शुक्र था कि सब अपने कमरों में थे, वरना मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखकर अम्मा सौ सवाल करती। ये माओं के दिल भी बड़े पाकीज़ा और बुरे वक्त को पहचानने वाले होते हैं। मैं जब घर से निकली तो अम्मा ने रोका कि ना जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर मैं तो अम्मा से ज़्यादा खुद को समझदार समझ रही थी। मुझे दुनिया की सारी समझ है, पर आज अगर मैं वक्त से पहले ना जाती तो शायद मैं भी सच्चाई ना जान सकती और शायद कभी अपने घर वापस लौट ना सकती। मैं बहुत डर चुकी थी। हालांकि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, पर मुकम्मल तरीन से कहाँ थी। और बड़ों का तजुर्बा भी उनकी उम्र की तरह हमेशा बड़ा होता है। कई दिन घर छुप कर रही। दादी कहती बाप का खर्चा करवाना था, कॉलेज क्यों नहीं जाती। पर पता नहीं क्यों मैं इतना डर गई थी। ऐसा लगता था अगर घर से बाहर निकली तो वो लोग मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दें। कई दिन ऐसे ही गुजर चुके थे। जब एक दिन मेरा बाप भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। वो एक्सीडेंट की वजह से बिस्तर से लग चुके थे, पर बीमार तो नहीं थे। अम्मा पहले भाई को संभालती, जो 12 साल का था। वो नॉर्मल था, जिसका दिमाग अभी तक छोटे बच्चे जितना था। जिनकी बड़े सख्त इम्तिहान ले रही थी। जब अब्बा का रवैया अम्मा से कुछ ठीक हुआ तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। मेरी अम्मा पहले से भी ज़्यादा चुप रहने लगी थी। अब तो कई कई दिन गुजर जाते थे, उनका कभी मुस्कुराता हुआ नहीं देखा था। अब्बा को गुजरे भी 6 माह हो चुके थे जब एक दिन दादी ने अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी जल्दी शादी की, पर ऊपर वाले को जो मंजूर। वो लोग अब जल्दी शादी की तारीख लेने आना चाहते हैं। तुम खुद को तैयार कर लो और घरदारी सीखो अपनी अम्मा के साथ। ससुराल में जाकर यही वाली चीज़ होती है जो ससुराल वालों का दिल जीत सकती है। तो मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा, दादी अगर ऐसी बात है तो मेरी माँ क्यों आज तक अपने आपका दिल नहीं जीत सकी? वो क्यों अकेली तनहा हर चीज़ को बर्दाश्त करती है? तो दादी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी अम्मा अच्छी नहीं लगती? और ज़रूरी नहीं मैं उसको गले लगा कर कहूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुमने मुझे बेटी बनकर दिखाया है। मैंने कहा, दादी पता है जब हम किसी से ये कह देते हैं ना कि आप हमारे लिए कितने अहम हैं, तो ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। और सब कहते हैं आपकी ज़ुबान कड़वी है पर दिल की बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि ज़ुबान ही रिश्ते बचाती है। आपका दिल अच्छा है तो इसका किसी से क्या करना जब ज़ुबान ही जहर उगलने लगे। मैं उठकर अपने कमरे में चली आई और दादी पीछे अम्मी की तरबियत को बुरा भला कहती रही। मैं जानती थी दादी ने तो आज तक कभी अम्मा को कबूल ही नहीं किया था। अम्मा दादी की डांट सुनकर कमरे में आ चुकी थी। अम्मा कहने लगी, क्या ज़रूरत थी दादी से बदतमीज़ी करने की? वो तुमसे बड़ी हैं, अब तो तुम्हारा बाप भी नहीं रहा। कम से कम अब तो दादी से उलझना छोड़ दो। अम्मा मुझे डांटने लग चुकी थी और मैं अम्मा की सब बातों को अनसुनी करते कहने लगी, अम्मा मुझे आप जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी। मैं ऐसे कैसे किसी इंसान से शादी कर सकती हूँ जिसको कभी देखा नहीं, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। और आज के दौर में कौन बाप अपनी बेटी से पूछे बिना रिश्ता करता है? वक्त इतना बदल चुका है, अगर नहीं बदला तो बस हमारे घर वालों की सोच। तो अम्मा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैंने देखा हुआ है लड़का। हम तुम्हें बताना चाहते थे पर तुम्हारे अब्बा ने कहा कि अनम पढ़ रही है, जैसे पढ़ाई मुकम्मल होगी उसको बता देंगे। असद अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ और छोटी सी फैमिली है। पर वो क्यों नहीं, मेरा दिल मुतमिन नहीं था और ना चाह कर भी मैं इस रिश्ते से भाग ना सकी, क्योंकि मेरे मरहूम अब्बा ने यह रिश्ता तय किया था। इस बाप ने जिसने कभी मुझे पूछा था कि नहीं था, जिसके लिए मैं कभी खुशी का बायस नहीं थी। उनको तो बस बेटा चाहिए था, और जब बेटा हो वो भी नामुकम्मल इंसान जिसे लोग मासूम और अल्लाह लो कहते हैं, और मेरी दादी उसको सज़ा कहती है। मेरा निकाह सादगी से हो गया। बस लड़के की तस्वीर देखी थी, वो क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, मुझे कुछ नहीं पता था। पर मैंने सोच लिया कि हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जिया जाए, इसलिए ससुराल में भी अपनी मर्ज़ी चलाऊंगी। मेरे जहन में भी सास का वही नक्श था जो मेरी अम्मा की सास का था। मुझे लगता था कि कभी कोई सास अच्छी नहीं हो सकती, पर मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं थे और मेरे साथ वो मुझे बेटी समझती, और मुझे पक्का यकीन था ये सब उनकी कोई साजिश है। मेरी शादी को कई माह गुजर चुके थे। मुझे घरदारी इतनी खास नहीं आई थी, पर मेरी नंद जो भी काम उम्र थी और खूबसूरत भी बहुत थी, वो मेरे सारे काम भाग भाग कर करती। मुझे कभी किसी ने कोई काम नहीं कहा था। मैं बहुत खुश थी और ये मेरा पहला फ़ैसला था जो मेरे अब्बा ने मेरे लिए ठीक किया था। पर मुझे एक बात का गिला था कि मेरी शादी इतनी सादगी से क्यों हुई। पर कुछ बातें होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता। एक दिन मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। महरीन अभी छोटी है, इसकी पढ़ाई का खर्च होता है
اور میرے بعد تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ اس دن میری ساس نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی، شاید بتا دیتی پر زندگی نے انہیں بتانے کا موقع نہیں دیا۔ میری ساس کو کینسر تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے شادی جلد اور سادگی سے کی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ مجھے بیوی نہیں سمجھتے جو مجھ سے کچھ شیئر نہیں کرتے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اماں جی بیمار ہیں، ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا، میں نے تو سنا تھا عورتوں کے حصے بڑی تیز ہوتی ہیں اور تم تو سارا دن گھر ہوتی ہو، کیا تم نے اماں کو غور سے نہیں دیکھا؟ کیا کبھی ان کے کمرے میں جا کر ان سے ان کی طبیعت پوچھی؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ ہاں میں تو جاتی رہتی ہوں، پر میرا شوہر کہنے لگا میں بچہ نہیں ہوں۔ مجھے سب نظر آتا ہے، جب میری ساس اس دنیا سے چلی گئی تو گھر سنبھالنا واقعی میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جب میرا شوہر کھانا بنانے کا کہتا تو میں مہرین سے کہتی، وہ بنا کچھ کہے کھانا بنا کر دیتی۔ اور پھر میں نے اپنے شوہر سے ایک ملازمہ کا کہا تو میرے شوہر نے کہا، ہمارے گھر میں کھانا گھر کی عورتیں بناتی ہیں، بہتر ہے تو مہرین سے یا اپنے میکے جا کر اپنی اماں سے کھانا بنانا سیکھ لو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتی تو بتا دینا، میں کھانا باہر سے کھایا کروں گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، میرے شوہر نے کیسے مجھے باتیں سنا دی، پر میں نے بھی سوچ لیا تھا مجھے سب کیا کرنا ہے، آخر میں ہی کیوں یہ سب برداشت کروں؟ میری اپنی بھی تو کوئی زندگی ہے۔ اور پھر ایک دن میری نند کی عمر کافی کم تھی، ایک دن دیوار سے ساتھ باہر لے کر گیا تو گم ہو گئی۔ دیور نے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، ہم بھی بدنامی کے ڈر سے چپ کر گئے۔ لیکن کئی سالوں بعد دیور ایک نکاح پوش لڑکی کو گھر شادی کر کے لایا، جس کی شکل کسی نے نہیں دیکھی تھی، پر ایک رات غلطی سے ان کے کمرے میں گئی تو اس کی شکل دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جیسے ہی دیکھا تو میرے دیور نے کہا، بھابھی خیریت، کیسے آنا ہوا ہمارے کمرے میں؟ میں تو اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی تھی۔ میرے دیور نے کہا، کیوں بھابھی، آپ کو جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر؟ جو لڑکی اتنے سال پہلے کہیں کھو چکی تھی وہ میری بیوی بن کر کیسے ان کے گھر میں واپس آ گئی؟ تو چلیں میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ میرے دیور نے مجھے بتایا، میرے بند دماغ چھری کی طرح چل گیا۔ یہاں شاید اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا تھا، تب میرا ضمیر مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ انم تم ایسی لڑکی تو نہیں تھی، تمہیں تو اپنی ماں جیسی صبر والی بنا کر کسی گھر سے دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والی لڑکی بننا تھا، اور تم کیا سے کیا بن گئی۔ میرے دیور نے مجھے بتایا کہ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا اور ان کے خاندان میں اپنی ذات سے باہر نکل کر شادی کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، پر یہ غلطی اس کی خالہ سے ہوئی تھی، یعنی میری ساس سے۔ دو بہنیں تھیں اور اچھے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھیں، خاندان والوں کی بس انہی کی جائیداد پر نظر تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے دو بہنیں بس اسی گھر میں رہ جائیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے بابا بھی گھر داماد تھے اور اپنا کماتے تھے۔ میرے بابا چاہتے تھے وہ الگ گھر میں چلے جائیں، پر وہ نہیں جا سکے، ان کی مجبوری تھی، اور وہ مجبوری محبت تھی جو میری ماں سے تھی ان کو۔ میری خالہ نے اپنی مرضی سے خاندان سے باہر شادی کر لی تھی، نانا ابو نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ خالہ کہتی رہی، بابا مجھے معاف کر دیں، پر نانا ابو نے شرط رکھ دی کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے، اس کے بعد وہ اس گھر میں داخل ہو سکتی ہے، پر خالہ نہیں مانی اور ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی۔ وہ تب کہاں گئی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میرا بڑا بھائی پیدا ہوا تو اماں جی بھی سنبھل گئی اور نانا ابو اپنے نواسے کے ساتھ خوش رہنے لگے تھے۔ اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ ہے صرف میری خالہ تھی، جنہوں نے محبت میں شادی تو کر لی پر وہ کبھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہ رہ سکی۔ میرا بھائی 10 سال کا ہو چکا تھا جب میں پیدا ہوا، سب نے بہت پیار محبت دیا مجھے۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ ان کا خاندان مکمل ہو چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا، جب ایک دن آندھی رات کو کسی نے زور زور سے ہمارے گھر کا دروازہ پیٹا، جب دیکھا تو خالہ اپنی گود میں 3 سال کی بیٹی کو لیے کھڑی تھی، اور ان کی حالت کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ان کے شوہر نے بہت ظلم کیا ہو ان پر۔ وہ ایسی نہیں ہوا کرتی تھی، میری اماں سے 7 سال چھوٹی تھی، پر دکھوں نے ان کی حالت ایسی کی کہ وہ بوڑھی نظر آنے لگی تھیں۔ نانا ابو مکمل خاموش کھڑے تھے اور میری خالہ وہ ہاتھ جوڑے نانا ابو سے معافی مانگ رہی تھی۔ میرے نانا ابو اپنی ضد کے بہت پکے تھے، وہ کبھی نہ کھلتے، اگر خالہ کے ساتھ ظلم ہوا سن لیتے۔ خالہ نے اپنی مرضی سے شادی تو کر لی، پر سسرال والوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ خاردوں کو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا کہہ کر پکارا جاتا، اور وہ شوہر جس نے ساری عمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ تو 2 منٹ بھی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا، اسے وہ تحفظ نہ دے سکا جو ایک مرد کو اپنی بیوی کو دینا چاہیے۔ اور شادی کے پہلے دن سے میری خالہ سسرال میں ظلم سہنے لگی۔ شوہر رات کو دیر سے گھر آتا، وہ کوٹھے پر جاتا تھا، اور جب گھر آتا تو نشے میں ہوتا۔ خالہ نے بہت پیار سے اپنی خدمتوں سے اپنے سسرال والوں کا دل جیتنے کی کوشش کی، پر جن لوگوں کی فطرت میں دوسروں کی بیٹیوں کی بے عزتی کرنا لکھا ہو، جن کی تربیت میں بیٹی کو ایک گالی سمجھا جاتا ہو، وہ مرد کہاں ایک عورت کو عزت دے سکتا ہے۔ خالہ اپنے فیصلے پر پچھتاتی تھی، اور شادی کو کئی سال گزر گئے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔
एक ये भी दुख उनको अंदर से खाए जा रहा था। आए दिन उनको ससुराल में मार पड़ती और फिर एक दिन पता चला वो माँ बनने वाली है। अल्लाह ने उनकी सुन ली थी। मेरे नाना अब्बू ने खाला को बहुत तलाश किया था, पर किस्मत में मिलना नहीं लिखा था। और जब खाला के यहाँ बेटी हुई तो मेरी खालू जो गलत रास्तों पर चल पड़े थे, तो जो मैंने सब कुछ हार दिया था। खाला को डर था ऐसा शख्स कहीं इन माँ बेटी के साथ भी कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वो वहाँ से भाग निकली और अपने मेके आ गई। मेरे नाना अबू देखने में सख्त लगते थे, पर वो वैसे नहीं थे। अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए वो बच्चों की तरह रो रहे थे। मैं तब 8-9 साल का था और मेरी खाला की बेटी 4 साल की थी। हम सब एक साथ रहने लगे। मैं बहुत खुश था। हमारे घर में एक लड़की नहीं थी, पर महरीन के आ जाने की वजह से हमारे घर में रौनक आ चुकी थी। वो अब हर वक्त नाना अबू की गोद में रहती। मेरे बाबा घर दामाद थे, पर इस घर में बेटा बनकर दिखाया था और नाना अबू अपने इस फैसले पर फख्र था। हंसी खुशी में वक्त गुजरता गया। जब एक दिन नाना अबू की तबीयत अचानक खराब हुई और उनको अस्पताल एडमिट करवा दिया गया, और वही नाना अबू ने एक फ़ैसला किया था। मेरी और महरीन की ज़िंदगी का फ़ैसला हमारा बचपन में निकाह करवा दिया गया था, जब महरीन को भी नहीं पता था निकाह होना किसे कहते हैं। और नाना अबू हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। बड़ों का घर में होना बरकत के साथ एक तहफ़्फ़ुज़, एक खुशी देता है। हम सब बहुत टूट चुके थे और महरीन और नाना अबू के बहुत करीब थी, पहले अपने बाप की वजह से और फिर नाना अबू के इस दुनिया से चले जाने की वजह से वो बहुत डरी सहमी रहने लगी। वक्त गुजरा और एक दिन महरीन की वालदा जो मेरी खाला थी, उनके शौहर ने उनको देख लिया और सड़क पर ऐसा हादसा हुआ कि वो दोनों अपनी जवान गंवा बैठे और महरीन वो बेहोश हो चुकी थी। वो हम सब से बहुत डरने लगी थी, पर बाबा की शफकत और मम्मा के प्यार ने उसे फिर से जीना सिखा दिया था। वो मेरी माँ को अपनी माँ कहती थी। पर जब आप भाभी इस घर में ब्याह कर आई तो हमें लगा आपके आने से हमारे घर में खुशी आएंगी, पर आपने क्या कर दिया। मेरी अम्मा के जाते ही इस घर के निज़ाम को धर्म भरम करके रख दिया और महरीन को नौकरानी बना लिया। उसे स्कूल जाने से रोकने लगी। आप इस पर जुल्म करने लगी। मैं नहीं चाहता था कि महरीन फिर से वही बन जाए जैसी वो कभी बचपन में एक डरी सहमी रहती थी, जो लोगों से डरती थी। इसलिए मैंने भाई को सारी बात बता दी और भाई ने महरीन को शहर के सबसे अच्छे हॉस्टल में दाखिल करवा दिया। मैं और भाई रोज़ महरीन से मिलने जाते थे और आपसे कह दिया कि वो घर से भाग गई है। अगर आप सोचती तो भला एक 12-13 साल की लड़की कैसे भाग सकती है, पर आप कब सोचती। आपने तो बस अपनी ही, जो सिर्फ अपना सोचती हैं, अपनी फ़िक्र करती हैं। आपने कभी अपनी ज़ात से निकलकर कभी दूसरे का नहीं सोचा। महरीन पर इतना जुल्म करती रही। मैं तब भी चुप रहा, और जब मुझे पता चला कि आपने तो अपने आप नॉर्मल भाई के लिए महरीन को ब्याह कर ले जाना चाहती हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए ये सब ड्रामा किया था। और अब जब महरीन ने ग्रेजुएशन की तो मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि वो मेरी बीवी है। हमारा निकाह तो बचपन में हो चुका था। जिसको आप अपनी नंद समझती थी वो मेरी खाला की बेटी थी। तो किसी ने आपको कभी कुछ ना बताया, क्योंकि आपने कभी हमें समझा ही नहीं। और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त दे सकता हूँ। मेरा देवर मुझे आईना दिखाकर खामोश हो चुका था।